नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कर्नल वीरेंद्र शाही सर के साथ आज हम एक बार फिर जियो पॉलिटिक्स पर चर्चा करेंगे। वो चर्चा जिसमें सीधे सीधे भारत का सरोकार जुड़ा हुआ है। पहली बात ये, चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद में एक विराम आया है, क्योंकि चीन के खिलाफ जो टैरिफ है उसमें 10% की कमी की है डोनाल्ड ट्रंप ने, और बड़े समझौते होने की उम्मीद जताई है। हालांकि चीन जिस तरीके से अमेरिका के सामने कंधे से कंधा नहीं बल्कि आंख से आंख मिला करके आगे बढ़ा, उससे इतना लगता है कि चीन ने बता दिया, जता दिया कि वो अमेरिका के बराबरी की ताकत रखता है। ये बात उसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बॉडी लैंग्वेज से लग रही थी, और उन्होंने जो बयान दिया उससे भी लगता है। दूसरी तरफ अगर चीन के साथ समझौता हुआ है तो भारत के साथ भी समझौता होगा, क्योंकि ट्रेड डील पर भारत के साथ बातचीत होगी और निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ कोरिया में बोल दिया है बाकायदा, और साथ ही साथ उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को ग्रेट लीडर और अपना दोस्त बताया है, लेकिन साथ साथ मियां मुनीर को उन्होंने ग्रेट फाइटर कहा है। भारत के प्रधानमंत्री के साथ पाकिस्तान के एक फेल्ड मार्शल की बराबरी डोनाल्ड ट्रंप अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। बहरहाल, किसी के बात में या किसी के किसी भी मुद्दे पर दिए गए आश्वासन पर भारत आने वाला नहीं है। भारत बॉर्डर पर अपना त्रिशूल जो युद्धाभ्यास है वो कर रहा है। दूसरी तरफ चाबहार पोर्ट, जो ईरान, भारत और अफगानिस्तान के लिए एक बड़ा आधार बन सकता है, वहाँ भी एक डेवलपमेंट देखा जा रहा है। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम समझौते की जो उम्मीद है वो पूरी तरीके से खत्म हो रही है और खत्म हो चुकी है। और अफगानिस्तान ने कहा कि अगर पाकिस्तान गलती करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सवाल यह है कि ये सारे मामले भारत और पाकिस्तान के बीच क्या कुछ करने जा रहे हैं। कर्नल वीरेंद्र शाही सर, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा। आपका बहुत बहुत स्वागत हार्ट टॉक भारत पर। धन्यवाद दिवाकर जी। इतनी सारी सरगर्मी को देखकर लगता है कि दाल में कुछ काला नहीं, ये पूरी दाल ही काली बनी लगती है जी। अब एक एक इशू हम बारी बारी ले लेते हैं। अफगानिस्तान से और जो समझौता था, आपने ठीक कहा, वो मेरा ख्याल एक डेड एंड पर आ गया है और पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हाथों शायद अब काफी मार पड़ेगी। और अगर वो अपना युद्ध, जैसा कि वो डिक्लेयर कर रहे हैं, ऑल आउट वार करेंगे, तो काफी ज्यादा उनका वॉर एफर्ट उसमें लग जाएगा। जब उनका वॉर एफर्ट उस तरफ लग जाएगा तो बलूचिस्तान और तहरीके पाकिस्तान टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तो इंटरनल प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा उनका एक कमिटमेंट, जिसके खातिर उनको ग्रेट फाइटर वगैरह के कमेंट्स और उपाधियां मिल रही हैं, मैन हु हैज नॉट गॉन इन बैटल, सही बात। वो शख्स जो के अब सिंदूर के दौरान बंकर से नहीं निकले, डीप बंकर में छुपे रहे। अब उसको अमेरिका अगर या डोनाल्ड ट्रंप साहब उसको ग्रेट फाइटर बताना चाहते हैं, तो मैं उस बात को सिर्फ इसलिए मानता हूं कि वो खुद एक ट्रेडर है। उनका अपना भी तो कोई युद्ध का अनुभव नहीं है। अनलाइक ओबामा जो के फौजी थे, एंड अनलाइक और 9-10 प्रेसिडेंट अमेरिका के जी जी जी। जो के एक्स सर्विसमैन रह चुके थे, इनका ऐसा कोई बैकग्राउंड फौज का रहा नहीं है। तो मैं नहीं समझता उनका वो ग्रेट फाइटर ट्रेड में भी हो सकते हैं, कॉमर्स में भी हो सकते हैं। युद्ध कौशल का जहां तक सवाल है, ना ट्रंप साहब को कुछ अनुभव है और उनकी प्रशंसा को भी उतने ही लाइटली लेना चाहिए। जहां तक सवाल है चाइना से, मेरे ख्याल में दोनों स्टेयर कर रहे थे, अब कौन हु ब्लिंक्स फर्स्ट वाली बात, किसने आंख झपकाई,
और ये जो 10% का इन्होंने अनाउंस किया है, इसको देख के बड़ा साफ लगता है कि पहली आंख तो अमेरिका की झपकी है। चाइना हैज बीन गोइंग वेरी फर्म अबाउट इट। राइट, झुकना और पड़ा है मेरे ख्याल में ट्रम्प को झुकना पड़ा है सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी, और मैं समझता हूँ इसी तरह का प्रयास ये जो हमारे देश के साथ भी कर रहे हैं, इज प्लेइंग ऑन टाइम। पर एक समय ऐसा अवश्य आने वाला है जिसमें कि मैं समझता हूँ इन्हें कहीं ना कहीं नरम पड़ना पड़ेगा। कोई खास उसमें समय सीमा की बात है। पाकिस्तान को ये भी याद रखना चाहिए कि उन्होंने जो ट्रम्प उनका इजराइल में जाने का ट्रूप्स की बात कर रहे हैं, अगर वो तकरीबन एक ब्रिगेड या एक डिवीजन वहां डाल देते हैं और उनकी कमिटमेंट अफगानिस्तान में भी है, उनकी कमिटमेंट्स इंटरनल भी हैं, जैसा बलूचिस्तान और टीटीपी का मैंने जिक्र किया, तो उसके बाद उनके पास सेना बचती ही कहाँ है। जी जी जी। सऊदी अरेबिया को भी वो तकरीबन 1 या 1.5 ब्रिगेड, लगभग 2 ब्रिगेड उनकी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए नौकरी पर भेजना चाहते हैं, पैसा लेकर उनकी गार्ड और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस की करने के लिए। इस सूरत में पाकिस्तान का जो सेना का रूप है वो तो काफी बिखरता और टूटता नजर आ रहा है। और ऐसी सूरत में किसी भी एक पाकिस्तानी लीडर के नीचे, जैसा हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वगैरह की बात करते हैं, ये भिन्न भिन्न मोर्चों और भिन्न भिन्न कंट्रीज में ये सेना कितने अरसे टिक पाएगी ये कहना मुश्किल है। पर पाकिस्तान आर्मी के लिए एज अ सोल्जर मैं समझता हूँ ये एक बड़ी मुश्किल का वक्त है, जबकि इंटरनल एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स और उसके बाद आउटसाइड द कंट्री फॉरेन सिनेरियोज में उनकी कमिटमेंट भी होती जा रही है। बांग्लादेश के आर्मी को भी तो ट्रेन करेंगे। मियां मुनीर का सपना तो 2 फ्रंट वॉर पे भारत को तुरंत खींच लेने का है। बांग्लादेश आर्मी को ट्रेनिंग टीम जितनी बड़ी नहीं होती, पर जिन चीजों का हमने जिक्र किया ये तो सब्सटेंशियल ट्रूप इन्वॉल्वमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंस्पेक्टर्स की 20-25 बंदों की टीम चली जानी कोई इतनी बड़ी खास चीज नहीं है। तो ये बहुत भारी भारी कमिटमेंट्स हैं जी। और इन भारी भारी कमिटमेंट्स में ट्रूप इन्वॉल्वमेंट भी होगा, इक्विपमेंट इन्वॉल्वमेंट भी होगा। जहां तक पैसे का सवाल है, शायद वो अमेरिका और सऊदी अरेबिया पूरा कर देंगे। करेगा सर, इसीलिए उनको डॉलर मिलेगा सर। और एक बार एक वीडियो में मैंने बोला था कि 80 और 90 का दशक याद आता है, पाकिस्तान को अच्छी खैरात मिलेगी और उससे पाकिस्तान अपनी सेना, जो जिहादी सेना है, वो अब भेज तो वो रहे हैं कि फ़लस्तीनियों को बचाने के लिए, लेकिन वो इज़राइल और अमेरिका के इंस्ट्रक्शंस पर वहाँ काम करेंगे। तो पाकिस्तान की तो वैसे भी भद पिटने वाली है वहाँ। दिवाकर जी, देखना यह है कि पाकिस्तान की जनता जो अभी तक आटे के लिए तरसती थी, उनका रिएक्शन क्या होगा। उनका रिएक्शन चल रहा है, तहरीके लब्बैक सर विरोध प्रदर्शन कर रही है, पूरा पंजाब जल रहा है। तो ये जब इंटरनल उनकी प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाएंगी, उस समय ज्यादा समस्याएं बनने वाली है, उनकी ज्यादा समस्याएं बढ़ने वाली हैं। सर क्रीक पे भी समस्या ही बढ़ रही है सर उनकी। इधर बॉर्डर पर युद्धाभ्यास चल ही रहा है और अभी 10 नवंबर तक तो सेना बिल्कुल एक्टिव मोड में है। दोनों देशों की तरफ से नोटम जारी है। पाकिस्तान ने जल्दबाजी में एक मिसाइल टेस्ट भी कर लिया है। ये नहीं जानता कि भारत जितना वो टेस्ट कर लिया बहुत पहले, वो उसको और मॉडर्न बना रहा है। तो सब तो मियां मुनीर कर रहे हैं। सर मैं एक ही बात आपसे कहूँगा, पता नहीं आप सहमत हैं या नहीं, ये सब कुछ अमेरिका से मिले आश्वासन के बाद गलतफहमी में पाकिस्तान तो ऐसे भी रहता है। पाकिस्तान अब बहुत ज़्यादा गलतफहमी में आ गया है, क्योंकि अमेरिका की मजबूरी हो गई,
क्योंकि सारे परमाणु, और अब तो आपको पता ही होगा जॉन किरियाको जो माफ करिएगा वहाँ के खुफिया एजेंसी के चीफ नहीं, बड़े अधिकारी रहे हैं, उन्होंने तो दावा किया है कि सारे न्यूक जितने आर्सेनल हैं उसको खरीद लिया है अमेरिका ने। तो अमेरिका के पास जिम्मेदारी ज़्यादा है, वो भी इस स्थिति में कि जबकि चीन की गोद से लगभग अमेरिका निकाल चुका है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को अमेरिका बचाएगा। ये पाकिस्तानी रणनीतिकार जान रहे हैं, जिहादी रणनीतिकार उनके सारे। ये कब तक चलेगा? तब तक इनका जो रेयर अर्थ और मिनरल्स वाली बोगी है वो सामने नहीं आ जाती। जहां तक बलूचिस्तान का सवाल है, उन्होंने तो बड़ा क्लियर कहा है कि ये मिनरल्स और रेयर अर्थ जो भी आप ढूंढ रहे हैं ये बलूचिस्तान की है, पाकिस्तान का इस पर कोई अधिकार नहीं है। देखिए सर, शायद जी, आने वाला समय एक बहुत बुरा होने वाला है जब बलूचिस्तान विरोध करेगा, इवन कि जब अमेरिकन एंट्री हो जाएगी उनके कंपनियों की, और उसके बाद अमेरिका उसकी सुरक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। और तब अमेरिका ये कहेगा कि किसी भी देश के इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा अगर कोई पहुंचा रहा है और अगर वो एलाई है तो ये अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसलिए मियां मुनीर की नज़र में बलूचिस्तान को बचाने का यही एक रास्ता है कि चीन को भी बलूचिस्तान में इन्वॉल्व कर दो और अमेरिका को भी इन्वॉल्व कर दो। अब दोनों रेयर अर्थ की खोज करते रहें। दिवाकर जी, मैं ऐसा भी सोचता हूँ कि अमेरिका के इतिहास में वो किसी से इतना प्यार ज्यादा देर चलाते करते नहीं तो है। नहीं है सर, लेकिन जब भी उनका कमर्शियल इंटरेस्ट या पूरा हो जाए या उसकी संभावना खत्म हो जाए, नहीं, मैं आपसे, आउट कर जाएंगे। मैं यहाँ रोकूंगा और सर। अगर यूरोपियन कंट्रीज का सवाल है, मैं नहीं समझता अब वो अमेरिका का उस तरह नाटो में साथ देंगे जिस तरह के अब तक देते आए, यूक्रेन तक देते आए। पर यूक्रेन के भी अब एक ऐसी सीमा आ गई है जबकि सब कंट्रीज पूरी तरह इन्वॉल्व होने को तैयार नहीं है। सर आप अपनी सेनाएं कोई भेजने को तैयार नहीं है। आप जो आर्सेनल देते थे उनके भी अपने स्टॉक कम हो रहे हैं। और वो जो धांधली किया करते थे अमेरिकन कि आप ये कर दो, आप वो कर दो, अब वो सब मेरे ख्याल सीमित होकर रह गया है। ऐसी सूरत में जिस तरह अफगानिस्तान को इन्होंने डिच किया और उसके पहले और कई कांगो और कोरिया और कहां की मिसालें हैं, शायद ये बड़ी जल्दी ही इस बार पाकिस्तान को भी डिच करने की मजबूरी पर आ जाएंगे। सर ये तो है ना कि पाकिस्तान से उनका हित, जो आप कहते हैं ना कि जब जितना उनका स्वार्थ है, तो स्वार्थ सधने में 1 दशक तो लग जाएंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप, बिल्कुल नहीं, जी नहीं दिवाकर जी, नहीं। जी, 1 दशक थोड़ा लगेगा वहां से उनको ये जानने में कि जो अटैची में डालकर लाए थे हाँ ये हो वो सिर्फ सैंपल ही थे, उन सैंपल्स के पीछे माल नहीं है। इसका मतलब तो आप ये कहना चाहते हैं कि जिस रेयर अर्थ की वो वानगी दिखा रहे हैं वहां उतनी संभावनाएं नहीं है जितनी अमेरिका चाहता है, यही आप कहना चाह रहे हैं सर? और जैसे अमेरिका को आभास हुआ कि वो संभावनाएं नहीं है, उनके पास कोई कारण नहीं बचेगा। नहीं तो आप ये एक्सेप्ट उनका जो वहां बेस है मूल खान में, दूसरी बात, उसका भी वो ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे बगराम में, जो शायद अब उनको न मिल पाए। बगराम एयरवेस को लेकर के सर क्या सूचना है आपके पास? क्योंकि तमाम खबरें चल रही हैं, भारत ने वहाँ उसको ग्रैब कर लिया है, एक तरह से भारत की आर्मी इनडायरेक्टली वहाँ पर इन्वॉल्व हो चुकी है। बहुत दिन से खबरें ये कुछ चल, उनका पैरेलल सा ही लग रहा है, जैसे कि चाइनीज आर्मी ने लंबी चौड़ी एक नफरी रखी हुई है एक्स सर्विसमैन की, और वो सब ट्रेंड सोल्जर्स हैं जी। तो मैं उनको अपने अग्निवीरों के आसपास मानता हूँ। हमारे अग्निवीर अब रिटेन हो रहे हैं जी। पर उनके यहाँ वो बदली कर देते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, कुछ एज पर रखकर उनको इंजीनियरिंग और दूसरे कामों में लाकर और लेबर की तरह से भी सर क्रीक में यूज किया जा रहा है वो चाइनीज फौजी। हमारे भी ऐसे एक्स सर्विसमैन हैं
और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, जो फौज में रह चुके हैं, ये लोग काफी अरसे से बगराम को उन्नत करने का, रिकंस्ट्रक्ट करने का इंजीनियरिंग टास्क वहां कर रहे थे। ऐसा भी समाचार मुझे आया था कि जब से बगराम पर चाइना, रशिया और फिर अमेरिका ने इंटरेस्ट दिखाया है, तब से वहां पर कुछ एंटी एयरक्राफ्ट गन्स वगैरह भी साइट की गई हैं भारतीयों द्वारा। रसिया का ये भी इन्वॉल्वमेंट सुनने तो में आया था कि उन्होंने अपने कैंप में कहीं भारत का झंडा भी लगा लिया था। ये तो हो ही सकता है, क्योंकि भारत के साथ अगर वो लेंगे सर, अफगानिस्तान के भी जो रणनीतिकार हैं, तालिबानी रणनीतिकार, बड़े दिमाग से काम कर रहे हैं। भाई भारत को साथ लेंगे तो पाकिस्तान जलेगा, पाकिस्तान भुनेगा, और पाकिस्तान जितना भुनेगा अमेरिका के तलवे चाटेगा। और अमेरिका इसलिए खुन्नस खाया हुआ है कि सीधे सीधे अमेरिका को नकार दिया कि भाई आर्मी के ड्रेस में बगराम पर कब्जा अब कोई देश कर नहीं सकता। भारत तो बहुत दूसरे तरीके से सहयोग कर रहा है ना, इसलिए अफगानी बिल्कुल गले लगाए हुए हैं। तो अंतर तो है ही। लेकिन रूस का इन्वॉल्वमेंट तो सर फिलहाल अभी बगराम पे नहीं दिख रहा है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं नजर आया है, बस हो सकता है कि कुछ वेपन सिस्टम्स किसी ना किसी दूसरे लिंक से वहां पहुंच जाए। तो वो तो भारत के लिए अच्छा ही है ना सर। सर इसमें आप चाबहार को लेकर के भी कुछ जानकारी देना चाह रहे थे। देखिए, चाबहार का ये जो एक्सटेंशन इन्होंने दे दिया है, जिसको ये रोकने की काफी अरसे प्रयास करते रहे, अब उससे अगर हमारा अफगानिस्तान का रास्ता खुल जाता है, जो हमारा लक्ष्य भी था, तो जब ये रास्ता खुल जाता है तो हमारा एक डायरेक्ट एक्सेस अफगानिस्तान से हो जाएगा और हमें कहीं सेंट्रल से एशिया घूम से। फिर कर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जी जी जी। सबसे बड़ी बात सर ये है कि जो अहम है कि पाकिस्तान में जो एक कहते हैं ना कि वॉर फोबिया क्रिएट हुआ है। हमने नोटम जारी किया तो उन्होंने भी नोटम जारी कर दिया। वहाँ के सोशल मीडिया में इस बात की चर्चा है कि 10 या 11 नवंबर तक भारत जो है वो युद्धाभ्यास तो कर रहा है, इसी बहाने वो अटैक कर देगा। तो पाकिस्तान का ये डर है, इसे डर अच्छा ही है, पाकिस्तान डरता रहे तो अच्छा है। तो ये क्या बातें हैं, मतलब ये जो युद्धाभ्यास चल रहा है, इसका अल्टीमेट गोल क्या है? ये त्रिशूल चल रहा है, ये मेरे ख्याल एक तो बड़ी चेतावनी तो है ही है उनको कि हम क्या कुछ करने का सामर्थ्य रखते हैं। और अगर वो सल क्रीक पर अपनी हरकतों को रोक ले तो मेरे ख्याल उनके लिए बेहतर होगा। पर अगर वो बाज नहीं आए तो उसको एक युद्धाभ्यास को युद्ध में बदलने में ज्यादा समय तो लगता नहीं है। मतलब हम एक्टिव मोड में है, गलती करे वो जो हमने सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक न्यू नॉर्मल बनाया है, देखिए गलती तो वही होगी कि वो कश्मीर में कुछ करवाएं या भारत के अंदर कुछ करवाएं। और करवाने का मतलब है वो ब्लास्ट करवाते हैं या फिदाइन अटैक या अटैक करवाते हैं। तो आतंकियों से उनके बस की बात थोड़ी है कि ड्रेस पहन के वो अंदर आ जाएंगे, इतना तो उनका बूता ही नहीं है। दिवाकर जी, 26/11 की जो बोट थी, वो बोट वो सर क्रीक से ही लॉन्च की गई थी। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद 2 बोट्स उन्होंने और लॉन्च की, जिनको ज्यादा हाइप नहीं मिला, क्योंकि जैसे ही वो समुद्र में उतरी और हमारी जल सीमा में आई, उनको तबाह कर दिया गया था। उनको वो समुद्र में ही दफना दिया गया था विदाउट गिविंग मच हाइप। उनमें से एक बोट का जो धमाका हुआ, वो इतने जोर का धमाका था जिससे कि ये अनुमान लगाया गया कि उसमें एक बेतहाशा बहुत भारी क्वांटिटी में एक्सप्लोसिव भारत लाया जा रहा था। तो सर क्रीक से कई किस्म की जो नापाक हरकतें, बदमाशियां पाकिस्तान कर सकता है, और इसमें कोई भी हरकत एक बड़ी सजा का हकदार उन्हें बना देगी, और जिसके लिए हम तत्पर भी हैं, सक्षम भी हैं, और वो हमारी निगाहों के नीचे है।
बांग्लादेश के जरिए जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, उस पर कुछ विराम लगता दिख रहा है आपको? बांग्लादेश की तरफ जितना वो एफर्ट डाल रहे हैं, मैं समझता हूँ ज्यादा परेशानी बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को होगी। हम्म। अब मैं नहीं समझता 47 में उन्होंने क्यों वो गलती की, पर की। हम्म। अब उसका उनको बहुत हैवी कॉस्ट देनी पड़ रही है। डायरेक्ट हम ऑपरेशन कर कर एक और फ्रंट शायद खोलना मुनासिब नहीं होगा, हम्म। इसलिए वहां तक तो सीमित है। यहाँ भी हमारी शेख हसीना ने भी कुछ वापसी की वो दिखाई है। हाँ, उन्होंने प्रेस तो कॉन्फ्रेंस। देखिए, चेस गेम सा चल रहा है। कमर्शियली और फाइनेंशियल तौर पर बांग्लादेश बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है, व्यापार रुक चुका है, और वो कटोरा छाप होने में ज्यादा दूर नहीं है। तो दो कटोरेबाज भारत के। मिलिटरीली, सैनिक रूप से मैं सही समझता कि किसी मर्जी ट्रेनिंग और जो कुछ कर दें, ये एक आध कोई अगर छुटपुट आतंकी हरकत वहां से हो जाए तो हो जाए, पर उसके बाद ज्यादा मैं नहीं समझता कुछ घंटों से ज्यादा औकात बांग्लादेश के युद्ध में पड़ने की है, इसलिए वो कोई ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। दो कटोरेबाज या भिखमंगे आप कह लें, वो हमारे पड़ोस में रहें और दोनों न्यूसेंस क्रिएट करने पर आमादा हों, तो ऐसे तत्वों का तो अमेरिका सर फायदा उठाता ही है ना। जी हाँ, बिल्कुल उठाएगा, कोई भी उठाएगा। हम्म। तुर्की भी तो इन्वॉल्व हो रहा है सर, उसको पैन इस्लामिक फोर्सेस क्रिएट करने में बांग्लादेश के अंदर तुर्की की भी खुफिया एजेंसी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, ऐसी खबरें आ रही हैं। मैं समझता हूँ तुर्की की एक छोटी सी हरकत जो 2 हफ्ते पहले हुई, हम्म। जब हमारा शिप जाकर उसने ब्लॉक कर दिया था उनका रास्ता, जी जी जी। मेरा ख्याल वो एक काफी सॉलिड इशारा था, और उसके बाद से तुर्की भी थोड़ा सा अब दबा हुआ नजर आ रहा है। सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि आने वाले समय में मियां मुनीर या तो बहुत प्रभावशाली हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि शहबाज शरीफ भी थोड़ा सा उससे पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं ना 2027 तक का समय दिया जा रहा है, इसे या दिखावे के लिए भी हो सकता है, दिखाया जाए कि भाई यहाँ पे सरकार बहुत मजबूत है, लेकिन जिस तरीके से ग्रेट फाइटर शब्द का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, मुझे सर पता नहीं क्यों लगता है कि आने वाले समय में मियां मुनीर परवेज मुशर्रफ की स्थिति में आने जा रहे हैं। चल नहीं पाएगा मेरे ख्याल में। हम्म। मुशर्रफ के पीछे काफी एक लंबा अनुभव हो गया था, जी जी। चीफ चीफ से भी रहने का, उसके बाद सर, इसलिए राष्ट्रपति रहने का। मैं मुशर्रफ का नाम ले रहा हूँ, मैं ये बता जी, दूं आपको, क्योंकि मुशर्रफ ने ही पूरी न्यू जो उसके पास भंडार है पाकिस्तान के, और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने युद्ध के समय कहा कि अब कोई परमाणु धमकी चलेगी नहीं। भारत के पास ये पूरी सूचना है कि इनके कंट्रोल में बनाने की ताकत तो है ही है, वो तो पाव पाव भर का भी बम बनाते हैं, उनका मंत्री का बयान है, तो वो कुछ भी बना सकते हैं, डर्टी बम टाइप का बना सकते हैं जो परमाणु बम से कम खतरनाक होता है, लेकिन लीथल तो होता ही है। तो वहां पर चोरी करके तो कुछ भी बनाया जा सकता है, लेकिन उनके वास्तव में परमाणु आयुध जो है वो अमेरिका के कंट्रोल में है, और इसीलिए तो अमेरिका परेशान ही है ना सर। नूर खान एयरबेस पे उनके 3-3 बार स्पेशल प्लेन्स उतरे हैं, क्यों उतरे हैं, ये तो समझने की बात है। तो इसलिए मैं मुशर्रफ का नाम ले रहा हूं कि मुशर्रफ ने ही अमेरिका को बेच करके और फिर उसके एवज में अच्छा खासा पैसा लिया था, जो कि पाकिस्तान के विकास के नाम पर उसने आगे बढ़ाया था। जी। वो भी था, और दूसरा मुशर्रफ का वॉर एक्सपीरियंस था। हाँ, ये तो है, ये तो। सियाचिन में उसने खुद ब्रिगेड कमांड कर कर जी 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 जी। मेरी पलटन के ऊपर, और पलटन ने नकारा किया जब उसका कायद पोस्ट का नाम बदली करके हमने पाना पोस्ट बनाया। जी 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 जी। उस ऑपरेशन में मुशर्रफ खुद
ट्रूप्स को लीड कर रहे थे। जी, 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 जी। मुशर्रफ ये इतना तो दुनिया था के कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई युद्ध नहीं है। जी, हर पाकिस्तानी भारत के लिए सर दुश्मन है, लेकिन मुशर्रफ कम से कम सैन्य अधिकारी दिखता था। ये तो टोटल ये व्यक्ति देखिए आप, इसके बॉडी लैंग्वेज, इसका बात करने का तरीका, ये सब कुछ लगता है कि बस थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल लेता है, अदरवाइज है ये पूरी तरीके से जिहादी। दिवाकर जी, मैं तो भारत की स्वतंत्रता के पहले की विंटेज का हूँ। पता मुझे है? मुशर्रफ एज अ सोल्जर, एज ए एनिमी नहीं, राइट, राइट, पर राइट। एज ए सोल्जर शायद इसलिए भी पसंद आते हैं कि वो भारतीय मूल के थे। हाँ, हाँ, दिल्ली में सर, दिल्ली हमने तो देखा है। दिल्ली में जहाँ उस व्यक्ति की पैदाइश हुई थी, उसका घर, जो उसका एंसेस्ट्रल घर है। जी। और मैंने वो घर भी देखा हुआ है। मेरी एजुकेशन भी दिल्ली में थी। हाँ, हाँ, बच- जी, जी। बचपन भी मेरा दिल्ली में गुजरा। तो शायद एक सॉफ्ट कॉर्नर सा मुझे कभी उनके लिए इसलिए हो जाता है। बट ही वॉज अ सोल्जर फर्स्ट, यस। पॉलिटिशियन लेटर। हाँ, क्रिकेट तो था ये ही तो सर, सोल्जर मक्कारी थे तो। ही नहीं। जी। ये तो सोल्जर थे ही नहीं। हम्म। इनकी वल्दियत जो है, पेरेंटेज तो मौलवी की ये है। तो सर मौलाना है, ठीक है। एजुकेशन इनकी जी, मदरसों की है। जी, 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 जी। तो मौलाना मियाँ है वो, ऐसा कुछ हाँ, मेरा बिल्कुल। ख्याल इतनी बड़ी उसको संभाल पाएंगे अपने देश को, मुझे नहीं लगता। गलती करेगा सर, क्योंकि इसको देखिए, एक ही रास्ता है सर, मेरा अपना परसेप्शन है कि उसको अफगानिस्तान से पूरे समस्या से ध्यान हटाना है, भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दो या एक आतंकी अटैक करवा दो, काम उसका हो जाएगा। मरेगी तो पाकिस्तान की जनता ना, उससे क्या मतलब है उसका। नहीं, उनको अपने ट्रुप्स के मरने का बिल्कुल हाँ, हाँ, न मेरे ट्रूप्स ख्याल का न फिक्र जनता नहीं। का। जिसको अपने ट्रुप्स से प्यार होता है वो ऐसे किराए पर ट्रुप्स भेजना शुरू नहीं सही करता। बात है, सही बात हमें भी तो इसराइल का ऑफर आया था, हमने है। कहा यूएन फ्लैग के नीचे हम पीस कीपिंग फोर्सेस भेजते रहे हैं, भेज देंगे। और ऐसे ही चले जाएं विदाउट इवन यूनाइटेड नेशंस के इन्वॉल्वमेंट के, तो वो तो हम ऐसा अपना ट्रुप्स के साथ कभी नहीं किया, नहीं करेंगे। हमारी वो पॉलिसी नहीं है। सच तो पर ये वो है तो सर। तुर्की को भी गार्ड देने के लिए तैयार है। वो किसी जमाने में ईरान को भी देने के लिए तैयार थे। उन्होंने पहले कई जगह इस तरह से अपने ट्रुप को इस्तेमाल किया है उधार देकर। जनरल जिया ने तो सर मुसलमानों का ही कत्ल करवाया है, इसी गल्फ में जी भेज हाँ, के। बिल्कुल बिल्कुल इतिहास में हाँ। है और उसको भूला नहीं जा सकता। इसीलिए मैंने कहा सर ना, मक्कारों के बारे में अगर बात करें तो कम से कम हम आप 5-6 घंटे तो बात कर ही सकते हैं, और धारा प्रवाह बोलेंगे पूरा सबूत के साथ। इनके बारे में कुछ नहीं, लेकिन हाँ सर, क्योंकि पीठ में एक खंजर घोंपने के माहिर होते हैं, इनका कोई सिद्धांत नहीं है, और ये निहायत घटिया किस्म के कौम है। मैं कौम शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ और बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा का पूरा पाकिस्तान जो नफरत पर है, जिहाद पर, और भारत के खिलाफ विश्वमन या भारत को तबाह करने की मंशा रखने वाला, ऐसे पाकिस्तान या पाकिस्तान के लोगों की हम तारीफ कैसे कर सकते हैं। हो सकता है 1% लोग अच्छे हों, हम उनकी तारीफ करके अपनी परेशानी तो नहीं ले सकते, जो परेशानी हम समय समय पर लेते रहें। कर्नल सर, आपने हमारे साथ बातचीत की, उन तमाम मुद्दों पर आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कर्नल सर की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस पर कमेंट करिए, और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।